स्कोर कार्ड क्या है? हमारे सामने स्कोर कार्ड ये नहीं है कि आपके सामने हसन खाबर बैठ के क्या कह रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कह रहे हैं, या अपोजिशन क्या कह रही है। हमने देखना है कि जो न्यूट्रल आवाज़ें हैं वो क्या कह रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी न्यूट्रल आवाज़ें थी, जब हमारे प्रोग्रामों की बात हुई, एहसास प्रोग्राम की, तो वर्ल्ड बैंक ने उसकी तारीफ़ की कि दुनिया में चलाए जाने वाले पावर्टी एलिवेशन के ये बेहतरीन प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम है। जब कोरोना से मुकाबले की बात आई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के मॉडल की तारीफ़ की कि ये तरीका था इस वबा से निपटने का, और कई मुल्कों ने उससे इंस्पिरेशन भी ली। इकोनॉमिस्ट ने जब नॉर्मल इंडेक्स बनाया, और नॉर्मल इंडेक्स क्या था कि वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने वबा का मुकाबला भी किया और मईशत को भी संभाला, यानी कि नॉर्मलाइज़ किया अपने मुल्क को। तो वो उस इंडेक्स के ऊपर जब भी रैंकिंग हुई पिछले साल में, तो पाकिस्तान जो है सर फहरिस्त उनके जो 3 ममालिक थे उसमें उसका नाम आया। अब ब्लूमबर्ग ने जब इकॉनमी की असेसमेंट की तो ब्लूमबर्ग ने यह बताया कि अगले 10 साल जो हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ के हैं पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं। और उसकी वजह क्या थी? ये एक सवाल उठता है लोगों के जहन में कि जी ऐसा क्या किया इमरान खान की हुकूमत ने, ऐसा क्या किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कि हम ब्लूमबर्ग ये समझता है कि आपका मुल्क जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ के ट्रजेक्टरी के ऊपर है। मैं ये आपसे कहूँगा कि वो मुश्किल फ़ैसले लिए गए जो आज से पहले नहीं लिए गए थे। और वो क्या मुश्किल फ़ैसले थे? सबसे पहले जब आए, जिसकी वजह से हमें IMF जाना पड़ा, वो करंट अकाउंट डेफिसिट था। और करंट अकाउंट डेफिसिट की बुनियाद ये थी कि हमने रुपए को आर्टिफिशियली होल्ड करके रखा हुआ था, और उसकी कॉस्ट हम पे करते थे, आज भी कर सकते हैं। आप ज़र मुबादला के ज़खायर के मुंह खोल दें, मार्केट में ऑपरेशन करें, डॉलर पंप इन करें, आपका रुपया जो है वो वैल्यू गेन करने लग जाएगा। तो हम लोगों ने मार्केट डिटर्मिनेंट एक्सचेंज रेट लेके आए। मार्केट डिटर्मिनेंट एक्सचेंज रेट आम बंदे की ज़ुबान में ये है कि चादर आप उतनी ही फैला सकेंगे जितनी आपकी हैसियत है। अगर करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा, आपकी करेंसी पे प्रेशर पड़ेगा, आपको डीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तरीका सिर्फ ये है, क्योंकि जैसे ही आप डीवैल्यूएशन करेंगे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, आपकी इंपोर्ट कम होती है। तो एक ऑटो करेक्टिव मेजर था जो लिया गया। उसके अलावा जो सर्कुलर डेट था, अब आपको मैं सर्कुलर डेट की बात बताऊं, आप लोग भी शायद सवाल करेंगे, जर्नलिस्ट सवाल करते हैं बिजली के रेट्स के ऊपर। बिजली के प्लांट्स लगाए, ये जो आपके टेक और पे के जो आपका प्रिंसिपल था, जो आपके टैरिफ सेट हुए, ये सारे महंगे मंसूबे जो थे वो लगाए पिछली हुकूमत ने। और उसके लिए मुश्किल डिसीजन किसने पास ऑन किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। क्या डिसीजन था? जब भी हुकूमत किसी चीज़ के ऊपर कोई ख़र्चा करती है, वो ख़र्चा आपने और मैंने देना है। हुकूमत के पास और कोई ज़रिया नहीं किसी भी चीज़ के पैसे देने की। अगर आप बिजली महंगी प्रोड्यूस करेंगे, सस्ती बेचेंगे, वो कॉस्ट किसी ना किसी दिन मुझे और आपको पे करनी है। हुकूमत के लिए फ़ैसला क्या है? हुकूमत के लिए फ़ैसला ये होता है कि अगर आज खाम तेल की कीमत ऊपर जा रही है, तो क्या मैं वो तेल की कीमत आज आपको पास करूं, या मैं कर्ज़ा लेके आज पास ना करूं, कल को आपके बच्चों को पास ऑन करूं। देनी कीमत आपने है। ये बात ऐसी है जिसमें हमें बात करना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमत के पास टैक्स पेयर्स मनी के अलावा और कोई तरीका नहीं है ये चीज़ें पे करने का। तो ये मुश्किल फ़ैसले किए गए, टैरिफ इंक्रीज़ दिए गए। क्यों दिए गए? ताकि आपका जो सर्कुलर डेट का बोझ है उसको कम किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट किया गया। वो क्यों किया गया? ताकि आपकी इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी तो आपकी बरामदात ग्रो करेंगी, आपका सर्कुलर डेट जो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा। आईटी एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट किया गया। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन को पहली दफ़ा रिवाइव किया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो मदर ऑफ़ ऑल इंडस्ट्रीज़ है। तो ये वो सारे स्टेप्स थे जिसकी वजह से जो आपकी इकॉनमी है उसकी ट्रजेक्टरी सही की गई। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके सवालात भी और आपसे बात भी हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और मेरा ये एक मौक़िफ़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि 3 काम किसी भी हुकूमत को, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए करने चाहिए। पहली चीज़ ये है कि क्या वो मुल्क और कौम मुश्किल मुआशी फ़ैसले करने की हैसियत और काबिलियत और इरादा रखता है? ये पहला सवाल है। और मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो हुकूमत है जिसने पहली दफ़ा वो मुश्किल फ़ैसले किए जिनके दूररस नताइज हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप अपने मुल्क में वो इदारे बनाते हैं जो इदारे डिलीवर करें? क्या आप हकीकी तौर पर आवाम को एम्पावर करते हैं? और मैं आपको ये दावत देता हूँ कि पंजाब में जो हम बलदियाती इदारों का कानून लेके आए हैं, जो हम खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इदारों का कानून लेके आए हैं, आप उसको देखें
ये इतना बड़ा कदम है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ कि आप कहते हैं कि हम डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे, हम हर चीज़ को डिवॉल्व करेंगे ताकि आपके बल्दियाती इदारे जो कि आवाम से करीब हैं वो अपने फ़ैसले ले सकें। और तीसरी और सबसे अहम सवाल ये है कि जब आप तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं, जब आप तरक्की का सफ़र तय कर रहे हैं, तो क्या आप वो बरसों पुरानी थेरी के ऊपर है कि ये ट्रिकल डाउन होगा, या जो आपके लोग पिस रहे हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड के ऊपर है, क्या आप उनको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तमाम काविशें जो हैं वो बॉटम ऑफ द पिरामिड को सपोर्ट करने के लिए। ट्रिकल डाउन में वक्त लगता है, वो भी होता है, लेकिन हमने जो हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे बहनें नीचे हैं, हमने उनके साथ आज काम करना है। हमारा एहसास कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम और सेहत कार्ड, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम सीधा उन लोगों को मदद करने के लिए हैं जो आज पिस रहे हैं और हम कल का इंतज़ार नहीं कर रहे। तो ये वो क्राइटेरिया है जिस पे किसी मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खातिर खा इक़दाम है जो मैंने आपके सामने रखे और इससे पहले भी आपके सामने रखे गए हैं। लेकिन इस पर अगर कोई सवाल हो तो हम वो भी ले सकते हैं। शुक्रिया जी। कोई सवाल? देखिए, जो सहाफ़ती आज़ादी है, मैं तो उसका बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ और मैंने यहीं से बात शुरू किया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आज़ाद मीडिया जो है वही जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि हम कहीं भी कोई रेड लाइंस ड्रा ना करें। आज़ादी जो होती है वो भी कुछ हदूद व क़यूद के अंदर होती है, और उन हदूद व क़यूद के बाहर कानून का पहरा होता है। और कानून का पहरा ये है कि अगर कोई शख्स ये समझे कि कहीं पे किसी इदारे की, किसी तबके की, मीडिया की आज़ादी जो है उसकी आज़ादी या उसकी ज़ात के ऊपर असरअंदाज हो रही है, तो वो कानून से रुजू कर सकता है। जिस केस की आप बात कर रही हैं उसमें मुराद सईद साहब ने कानून के मुताबिक, कानून के दिए गए हकूक़ के मुताबिक, साइबर क्राइम एक्ट के मुताबिक FIA से रुजू किया और FIA ने उस कानून के मुताबिक कार्रवाई की। वहाँ पर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ से जो वीडियोज़ निकली, जो फुटेजेस निकली, वो एक और केस बन गया कि बाज़ लोग जब कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके पास आते हैं तो वो उनसे कैसे डील करते हैं, वो एक दूसरा केस है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इन दो केसेस को अलग रखा जाए। मुराद सईद साहब ने कानून से जो रुजू किया उस पर जो FIA की कार्रवाई थी वो एक सेपरेट केस है। वहाँ पर उन्होंने जो FIA के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर अटैक किया वो एक दूसरा केस है। बहरहाल ये जो केस है कानून के मुताबिक चलेगा, उनको भी उतना ही हक़ है कानून के आगे अपनी ही बात करने का, अपना मौक़िफ़ रखने का, और कानून की रोशनी में इसका फ़ैसला किया जाएगा। जी। कोई और? किसी और का कोई सवाल हो तो? जी। देखिए, सेहत कार्ड के हवाले से मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि सेहत कार्ड के अंदर जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनका बहुत बड़ा रोल था। पंजाब हुकूमत ने जो पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का ये निज़ाम चला है, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड, इसके लिए 400 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की है, और पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो उसके अंदर एक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर हस्पतालों की एम्पैनलमेंट है, लोगों को हेल्थ कार्ड इशू करने हैं, बहुत बड़ा काम है जो वहाँ पर जारी है। उस हेल्थ कार्ड को अपनाने से पहले इस बात का अदराक और इस बात की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो ब्रोकन है। अगर हम ये बात नहीं मानेंगे तो हम कभी भी हल की तरफ नहीं जा सकेंगे। अगर हम ये कहते रहें, और मैं पंजाब से हूँ और मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ कि पिछले 70 साल में हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को फ़िक्स नहीं कर सके। क्या वजह उसकी फ़िक्स नहीं कर सके? इसलिए कि जो लोग माइक के सामने बैठ के बातें करते हैं, जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं, मेरे जैसे लोग और जो लोग हुकूमत के अंदर है, वो अपना और अपने बच्चों का इलाज कराते हैं प्राइवेट अस्पतालों से, और गरीब आदमी के लिए हमने सरकारी अस्पताल डाल दिए हैं।
अब आप जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे लोगों की एक कतार है। अगर कोई अस्पताल सरकारी अच्छी सर्विस देने लग जाएगा तो वहाँ पे इतना रश पड़ जाएगा कि वो अच्छी सर्विस भी बुरी हो जाएगी, और अगर वो वैसे ही बुरी सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे कोई जाएगा नहीं। तो दुनिया में इसका हल सिर्फ ये था कि आप प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें, इंश्योरेंस का निज़ाम लेके आएँ, जहाँ पे डिमांड बढ़ेगी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर खुद ब खुद इन्वेस्ट करेगा। ये वो मॉडल है जो पूरी दुनिया में कार फरमा था। हम लोगों ने इस मॉडल को देखा और हमने कहा कि इसमें इसका प्रीमियम भी हुकूमत को खुद पे करना चाहिए, और इसको बेहतर तौर पर डिज़ाइन किया गया, मगरब से भी बेहतर, और यह निज़ाम लेके आया गया। यही निज़ाम सिंध के अंदर भी लाया जा सकता है अगर हुकूमत सिंध जो है इसमें कोऑपरेट करे। लेकिन हुकूमत सिंध कब कोऑपरेट करेगी? जब इस बात का एहसास होगा, एक्सेप्टेंस होगी कि सिंध का हेल्थ सिस्टम भी ब्रोकन है। और मैं सिंध को सिंगल आउट नहीं करता, मैं तो आपसे कहता हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर कोई एक सूबा भी नहीं है जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इतने एफिशिएंटली चला सके कि एक एग्जांपल हो कि हम कहीं नहीं, हम सरकारी सिस्टम चला सकते हैं। तो अगर नहीं चला सके तो हमने उस चीज़ के लिए कोई रिप्लेसमेंट लेके आनी है। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी सिंध हुकूमत से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, कि इस मुल्क में जो अच्छा काम हो, और अगर आप समझें कि आपके वोटरों के लिए अच्छा है, तो सियासी मुफादात से ऊपर जाकर उसको अपनाएं और लोगों का भला करें, ताकि सिंध के लोगों को भी वही सहूलियात मुयस्सर हों जो पूरे पाकिस्तान के अवाम को हैं। दूसरी बात आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से की, तो लॉन्ग मार्च करना जो है वो किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक़ है। हमारी उसमें सिर्फ ये दरख्वास्त है पीपल्स पार्टी से भी, मुस्लिम लीग नून से भी, क्योंकि उन्होंने भी कहा हमने मार्च करना है, कि वो कानून के अंदर रह के लोग उसमें तंग ना हों, जो पैरामीटर सेट किए जाएँ उसके अंदर वो रहें, उसके अंदर रहते रहते वो बिल्कुल अपना लॉन्ग मार्च करें, अपना क़ुव्वत बाजू आजमाएँ। ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि हर पार्टी एहतजाज भी करती है, मार्च भी करती है, कुछ भी कर सकती है, तो हमें उस पर किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं। जी जी, बहुत अच्छी सवाल है। अच्छा देखिए, जो पहला आपका सवाल है ट्रस्ट डेफिसिट का, मैं आपको बताऊं कि मीडिया, उससे पहले भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो वाक़या है इसको आप मीडिया और हुकूमत के रिलेशनशिप के तनाजुर में ना देखें। इसके हवाले से मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हूं कि इस वाक़े की हकीकत क्या है। मीडिया और हुकूमत के अंदर गैप जो है, मैं समझता हूं अगर एक गैप रीज़नेबल हो तो वो रहना भी चाहिए, वो हेल्दी है। क्योंकि अगर मीडिया और हुकूमत बिल्कुल एक पेज के ऊपर होंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी। तो ये थोड़ा सा गैप रहना हेल्दी है। इसको तो मैं समझता हूँ कि ये माशरे में जमहूरियत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ब्रिज होगा? एक तरफ मीडिया जो है वो अपने अंदर अनबायसनेस, रैशनल, ऑब्जेक्टिव एक नैरेटिव देने की कैपेबिलिटी लाएगा, और हुकूमत को अपने अंदर ज़्यादा टॉलरेंस लानी है। तो ये जब दोनों काम होंगे, और मैं समझता हूँ कि दोनों ही तरफ पेशरफ्त हुई है। जब मैं मीडिया का नैरेटिव देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं जो एक सही सवाल पूछ रहे हैं, और जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर भी इसकी टॉलरेंस काफ़ी है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज हो रहा है और मज़ीद होना चाहिए। जो आपने दूसरा सवाल किया ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट के हवाले से, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने तो बात शुरू यहाँ से की कि दुनिया भर में महंगाई की एक लहर है, पाकिस्तान के अंदर भी उसका बहुत बड़ा असर है। और हमारी ये कोशिश भी रही है कि अगर हम महंगाई को कम नहीं कर सकते तो महंगाई का मुकाबला करने के लिए जो लोग इससे पिस रहे हैं उनकी मदद करें। एहसास प्रोग्राम जो था वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है, एहसास राशन प्रोग्राम भी उसकी कड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जब इकनॉमिक ग्रोथ का साइकिल दोबारा आया है तो हमारे बिजनेसमैन ने भी गेन किया है, हमारी इंडस्ट्री ने भी गेन किया है, रूरल वेल्थ ट्रांसफ़र भी बहुत हुआ है, हमारे किसान ने भी गेन किया है। लेकिन जो हमारा तनख्वाहदार तबका था उसके ऊपर मुश्किल आई है। और हमारे मीडिया वर्कर्स जो हैं वो सारे अर्बन
सेगमेंट के लोग हैं, तनख्वाहदार तबके के लोग हैं, तो मुझे आपकी मुश्किल का पूरा एहसास है। हम पंजाब में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं मीडिया वर्कर्स के हवाले से। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे एक जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन है। हम ये सोच रहे हैं कि उसका दायराकार बढ़ाकर उसको जर्नलिस्ट फाउंडेशन का दर्जा दिया जाए, ताकि हुकूमत जो है मदद करे जर्नलिस्ट की, ना सिर्फ हाउसिंग सॉल्यूशंस के लिए, उनकी पेंशन के मामलात के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए। जर्नलिस्ट वेलफेयर का एजेंडा जो है उसको ज़रा ब्रॉडन किया जाए और हुकूमत उसके अंदर लीड ले। उसके अलावा हम लोगों ने गुजारिशात भी की हैं तमाम प्राइवेट सेक्टर को, ना सिर्फ मीडिया मालिकान को, कि जी आप जो है मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं। और बहुत सारे मीडिया ओनर्स ने इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा पेशरफ भी किया, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और हमारी कोशिश भी है कि इस काम को जारी रखें। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ेगा आपके लिए बेहतर वक्त आएगा और आपकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा होगा और हुकूमत भी इस एजेंडा के ऊपर आगे चलती रहेगी इंशाअल्लाह। सर, राशिद खान नामी जेल में सर, जो बात आपने की है ज़्यादातर गुफ्तगू जो है मीशन से मुतालिक है। अगर वज़ीर ख़जाना होते तो अच्छा होता। जितना हम कर्ज ले रहे हैं, दंगल खानों पे हम लगा रहे हैं और कर्ज दे रहे, यूथ को कर्ज दे रहे, तो जो साबिका हुकूमत करेगी वही आप कर रहे। डबल पेमेंट पे आप ऑयल ले रहे, आप जो चाय मंगाते हैं वो हम कर्ज पे मंगा रहे हैं, उसके लिए हम IMF के पास जा रहे हैं। सब वही काम करें जो पिछली हुकूमतें करेगी, तो कैसे होगा? पहले जो खर्च था वो बहुत दुगना हो चुका है, तकरीबन 145 अरब तक पहुंच गया था। पिछली मरतबा था तकरीबन 95 अरब, अब वो पहुंच कर तकरीबन 135 से 145 अरब हो चुका है। ये वजारत खजाने के जो है अदादे शुमारे, तो किस तरह खत्म होगा? साथ में आपने कहा कि हम चैंपियन हैं मीडिया की आज़ादी के, और जब आपकी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो यही गुफ्तगू उस वक्त होती थी, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ कोई पाबंदी नहीं थी, चल रही थी, कोई कट नहीं होता था, कोई मीडिया नहीं आता था बीच में कि वो कट करे, कैमरा नहीं आता था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो गुफ्तगू जो हो रही है अब वो नहीं होनी चाहिए, ये मसला कर रही है। तो ये चीज़ें दूसरी कि अखबार कई बंद हो चुके हैं, कई अखबार इस गवर्नमेंट को बंद हो चुके हैं, छोटे अखबार, बड़े अखबार, इश्तिहार कई कई माह के बच्चे कई कई साल के नहीं मिल रहे हैं। ये किस हुकूमत में हो रहा है? इससे कवर नहीं हो तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? मीडिया कैसे आपका दोस्त बनेगा जब वो मसाइल ही हल नहीं होंगे? ये हो सकता है। हर साहब बहुत अच्छे आपने सवाल किए। पहले सवाल आपने कर्ज़ के हवाले से किया। देखें, कर्ज़ के ऊपर जो यानी कि मुल्की कर्ज़ है उसके ऊपर जितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ शायद ही मईशत के किसी पहलू के बारे में हो। कोई शख्स डॉलरों के अंदर कैलकुलेट करता है कि जी कर्ज़ा बढ़ गया, कोई रुपयों में कैलकुलेट करता है। पूरी दुनिया में एक ही मीट्रिक है कर्ज़ को मेजर करने का और वो है डेट टू GDP रेशो। और उसकी वजह क्या है कि आपका GDP भी बढ़ रहा है, कर्ज़ा भी बढ़ता है, तो क्या आपका कर्ज़ा GDP का ज़्यादा शेयर ले रहा है या कम हो रहा है? और यही आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें वो आपको बता देगा। और जब आप उससे पूछ लें तो उसके बाद आप डेट टू GDP रेशो के नंबर निकाल लें, 2013 से 18 तक निकाल लें और 2018 से 22 तक निकाल लें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि कौन सी हुकूमत है जो कर्ज़ को कम कर रही है और कौन सी हुकूमत थी जिन्होंने कर्ज़ को बढ़ाया था। हमारी हुकूमत के दौर में डेट टू GDP रेशो भी नीचे आ रहा है और जो हमारे बाहर के कर्ज़े हैं उनका बिल्डअप भी कम हो रहा है। बिल्डअप हो रहा है क्योंकि अगर आपका करंट अकाउंट खसारा जो है, अगर हमें तो मिला था $18 अरब साल का, उसको कम भी तो करना था, उसको ब्रिज तो सिर्फ कर्ज़े से आप करते हैं। तो अगर आप पहले $4.5 अरब कर्ज़े का बिल्डअप था, वो अगर अब 2 पे आ गया है तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है और इसी वजह से आपकी डेट टू GDP रेशो भी कम हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने प्राइमरी बजट डेफिसिट के ऊपर फोकस किया। ये भी टेक्निकल टर्म है। प्राइमरी बजट डेफिसिट का मतलब ये है कि अगर आपने सूद ना देना होता, अगर आपने पुराने कर्ज़े पे सूद ना देना होता तो फिर आप खसारे में थे कि फ़ायदे में थे? और सबसे पहले हमारी हुकूमत है जो फ़ायदे में गई है। लेकिन अब वो फ़ायदा नुकसान में कैसे बदलता है? जब हमने पुराने कर्ज़े पे सूद अदा करना है, वो तो बहरहाल हमारी हुकूमत ने अदा करना है। कर्ज़ों पिछलों ने लिए कर्ज़े, लेकिन उसका सूद तो हमने देना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। मीडिया की आज़ादी के हवाले से मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि बात नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि आज़ादी इज़हार राय जो है वो भी हमेशा पूरी दुनिया में हदूद व क़यूद के अंदर होती है। आप दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ ले लें, फ्रांस ले लें, जर्मनी ले लें, वहाँ भी मीडिया की आज़ादी के हवाले से कवानीन है कि कहाँ पे किसी एक इदारे की आज़ादी किसी एक शख्स की शख्सी आज़ादी के ऊपर हावी आ जाती है और उसके पास क्या कानूनी चाराजोई का हक़ है, जो समझना ज़रूरी है। तीसरी बात आपने बंद होने के हवाले से की कि जी पेमेंट्स के मसले हैं, कई इदारे बंद हो गए।
कोविड की वजह से ना सिर्फ मीडिया बल्कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पूरी दुनिया में बंद हुए, पाकिस्तान में भी हुए। लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको फिर भी ये बता रहा हूँ कि हमने बहुत बेहतर तरीके से इस मुकाबला किया है। और अब हमारी ये कोशिश है, अभी अभी CPNE के लोग मेरे साथ बैठे हैं, हमने मीडिया के साथ बैठे हैं, पंजाब की हद तक तमाम जो ड्यूज़ थे उसकी रिकन्सिलिएशन पहली दफ़ा हुई है। ये जायज़ा लिया गया है कि आपके अगर कोई ड्यूज़ थे तो वो कितने थे, कहाँ कहाँ फंसे हैं, और उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाया गया है जिस पर हफ्तावार मीटिंग हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ड्यूज़ क्लियर कर लिए जाएंगे। मेरा शुक्रिया। ख्याल है बस एक आखिरी बात सिर्फ आपके लिए कि पंजाब में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है ना वो अभी तक नहीं लाया गया, जबकि सिंध में वो हो चुका है और वफाक में भी हो चुका है, तो वाह पंजाब क्यों नहीं? जी बिल्कुल, पंजाब में हम ना सिर्फ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बल्कि जो हमारी सब नेशनल लेजिस्लेशन है मीडिया के हवाले से उस पर भी काम कर रहे हैं, और वो हम काम कर रहे हैं मीडिया की मुशावरत से इस वक्त। जी मेरा ख्याल है अभी तक की जो मीडिया टॉक है हम इसको यहाँ पे कर दें। हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। वैसे आप जो भी रिकॉर्ड करना चाहें वो उसके लिए आप लगाएं, तो मीडिया टॉक को हमने यहाँ पे शुक्रिया के साथ जो है वो खत्म किया। तो आप अपनी जो भी पोजीशन ले लें, कोई हमें एतराज़ नहीं है, जैसे भी हम अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे। तो हाँ जगह ले लेंगे अपनी जो भी बनाए।